हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए बहुत सारे नियम दिए गए। साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कौन कौन से ईयर में किए गए उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत क्या मानता है कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में रहता है, छोटे छोटे कणों के, यानी प्रकाश बहुत सूक्ष्म एवं भारहीन कणों के रूप में चलता है और जिनका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ये सिद्धांत 1675 में न्यूटन द्वारा दिया गया था। इसके बाद दूसरा सिद्धांत तरंग सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत 1678 में हाइजेन द्वारा दिया गया और इसमें बताया गया है कि प्रकाश जो होता है वो तरंग की अवस्था में आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से एक तरंग पूरे माध्यम के अंदर संचारित हो जाती है उसी प्रकार से प्रकाश भी माध्यम के अंदर फैल जाता है। और इस सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण एवं विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। इसके पश्चात प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आया। इसको 1900 में मैक्स प्लैंक ने दिया था। आइंस्टीन ने प्रकाश को कण माना, जिसके कारण कण की ऊर्जा जो होती है E=mc² होने के कारण E=hν की सहायता से mc=h/λ या संवेग p=h/λ संबंध स्थापित किया गया। इसके अनुसार फोटोन का जो संवेग होता है उत्सर्जित प्रकाश के लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी p=h/λ, यानी p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहाँ पर h जो होता है वो प्लैंक नियतांक होता है। और 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं तरंग प्रकृति के कारण ही संभव हो सकती हैं। कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि घटनाएं कणीय प्रकृति के कारण संभव हो सकती हैं। और इन कणों को हम, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनको हम फोटोन कहते हैं। अतः प्रकाश तरंग एवं कणीय द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो घटनाएं होती हैं विवर्तन और व्यतिकरण की, और अगर प्रकाश कण के रूप में चलता है तो घटनाएं होती हैं कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। और ये सभी घटनाएं प्रकृति के अंदर देखने में आती है, विज्ञान के अंदर। इसलिए ये माना जाता है कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में भी रहता है और कण के रूप में भी रहता है। इसी को हम प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति बोलते हैं, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब बोर मॉडल की जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए परमाणु के क्वांटम मॉडल में मुख्य रूप से दो तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनमें से एक तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति और दूसरी थी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। द्रव पदार्थों के संबंध में तरंगों की जो कल्पना दी गई थी वो सबसे पहले दे ब्रोंगली द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार समस्त सूक्ष्म द्रव्य कण गति अवस्था में तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। इनके लिए λ=h/mv होता है या λ=h/p होता है, जहाँ p संवेग होता है। और इस समीकरण को हम दी ब्रोंगली समीकरण के नाम से जानते हैं। तरंग प्रकृति जो होती है वो कणीय प्रकृति का व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी यहाँ पर h जो होता है ये प्लैंक नियतांक होता है, तो लैम्डा जो होता है वो p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो तरंग के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्य तरंगों के गुण निम्नलिखित हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये निर्वात में गति नहीं करती हैं और ये गतिमान पिंडों से अलग नहीं होती हैं और ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होती हैं। दे ब्रोंगली समीकरण की व्युत्पत्ति। दे ब्रोंगली समीकरण की व्युत्पत्ति हम दो नियम के आधार पर कर सकते हैं, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार और आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम दे ब्रोंगली समीकरण की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो प्लैंक के अनुसार जब कोई न्यू आवर्ती की तरंग होती है
तो उसकी फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E = h से मापी जाती है। और आइंस्टीन के अनुसार m द्रव्यमान के फोटोन की जो ऊर्जा होती है E = mc² होती है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे, पहली और दूसरी को, यानी h = mc²। और हम जानते हैं कि न्यू लैम्बडा = c या न्यू = c/λ। तो यहाँ पर hc/λ = mc², c से c कैंसिल हो जाएगा, h/λ = mc या λ = h/mc या λ = h/mv या h/p। यानी कि जो लैम्बडा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, यानी किसी भी कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं द्रव तरंगों में अंतर। विद्युत चुंबकीय तरंग, द्रव्य तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है जो परस्पर लंबवत होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री के कोण पर होता है, जबकि इन तरंगों में, द्रव्य तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से संबंध नहीं होता है। ये तरंगे किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित कर सकते हैं और ये तरंगे द्रव कण से संबंधित होती हैं एवं किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित नहीं होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, इनका वेग भिन्न भिन्न होता है एवं प्रकाश के वेग से कम होता है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में गति कर सकती हैं, जबकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में संचरित नहीं होती हैं। इन तरंगों के लिए लैम्बडा = h/mc होता है और इन तरंगों के लिए लैम्बडा = h/mv होता है। इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की द्वैती प्रकृति का स्पष्टीकरण। कण प्रकृति। इलेक्ट्रॉन कणों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इनका द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग एवं आवेग निश्चित होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराता है तो प्रस्फुरण प्रदर्शित करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को सिद्ध करता है। कृष्णिका विकिरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव दोनों ही इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति का समर्थन करते हैं। तरंग प्रकृति। 1927 में डेविसन जर्मर ने निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन ज्ञात किया, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। तरंग एवं कण में अंतर। तरंग अंतरिक्ष में फैली होती है, जो विस्थानीकृत होती है, जो अलग अलग स्थानों पर फैली हुई होती है। कण की अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति होती है जो स्थानीकृत होता है, यानी एक ही स्थान पर स्थित होता है। एक क्षेत्र में दो तरंगें व्यतिकरण कर सकती हैं एवं परिणामी तरंगें छोटी या बड़ी होती हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरंगें आपस में मिलकर व्यतिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दे सकती हैं, जबकि एक ही क्षेत्र में दो कणों का व्यतिकरण संभव नहीं है। अंतरिक्ष में एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक तरंगें उपस्थित हो सकती हैं, जबकि एक कण का स्थान दूसरे कण के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तरंगों को गिना नहीं जा सकता, जबकि कणों को गिना जा सकता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। दे ब्रोगली समीकरण के आधार पर एक गेंद की सतही द्रव्यमान 10 ग्राम है, वह गति 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है, तो गेंद का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में द्रव्यमान हमें दिया हुआ है m = 10 ग्राम, तो ग्राम को हम किलोग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं MKS पद्धति के अनुसार। तो 10/1000 = 10⁻² किलोग्राम। हमें गति दी हुई है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से लैम्बडा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लैम्बडा = h/mv। h प्लांक नियतांक है, m द्रव्यमान है और v गेंद की गति है। तो यहाँ पर मान रखने पर h का मान 6.6 × 10⁻34 बटे 10⁻² × 10⁶। यहाँ पर आंसर आएगा 6.6 × 10⁻38 मीटर। एक कण का दे ब्रोगली वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 0.1 नैनोमीटर है, इसके संवेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लैम्बडा = h/v होता है और mv = h/mv और mv बराबर जो होता है वो p के होता है, यानी p संवेग। तो p को हम h/λ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे h का मान 6.6 × 10⁻34
बटे 1 गुणा 10 की घात -10, तो आंसर आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से आ रही एक गेंद की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम और जो वेग है वो v दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें ज्ञात करना है लैम्बडा तरंगदैर्घ्य यानी लैम्बडा इक्वल टू h/mv, और h का मान हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। तो यहाँ से सारे डाटा हमारे पास हैं, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। लैम्बडा इक्वल टू 6.6 गुणा 10 की घात -34 बटे m दिया हुआ है 0.1 और v दिया हुआ है 10। तो इस प्रकार सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 6.626 गुणा 10 की घात -34 मीटर। अगला क्वेश्चन, दो कण A व B गति कर रहे हैं, कण B का संवेग A के संवेग का आधा है। यदि A की तरंगदैर्घ्य 5 गुणा 10 की घात -8 मीटर है तो B की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है लैम्बडा इक्वल टू h/p, जहाँ h प्लैंक नियतांक है और p संवेग है। तो समीकरण हम दो प्रकार के समीकरण बनते हैं, यहाँ पर दो कण अलग अलग हैं। तो लैम्बडा a इक्वल टू h/pa और लैम्बडा b इक्वल टू h/pb, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है pb इक्वल टू pa/2, यानी जो कण b का संवेग है वो a के संवेग का आधा है। तो समीकरण यहाँ पर जो हमारी थर्ड बनती है लैम्बडा b इक्वल टू h/pb इक्वल टू h/pa/2। pb का मान हम यहाँ पर pa/2 रख देंगे, तो 2h/pa ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 की वैल्यू 1 में रखने पर हमारे पास लैम्बडा a/लैम्बडा b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, या लैम्बडा b इक्वल टू 2 लैम्बडा a आ जाएगा। इस तरीके से लैम्बडा a का मान क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लैम्बडा b इक्वल टू 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -8, यानी कि 1 गुणा 10 की घात -7 मीटर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को 1927 में एक जर्मन भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी गतिशील सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आदि की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अर्थात दोनों का एक ही समय पे हम जो निर्धारण है वो बिल्कुल 100% यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ न कुछ त्रुटि जरूर रह जाती है। तो मान लीजिए यदि कण की स्थिति यहाँ पर अनिश्चितता हम डेल्टा x से ले रहे हैं और संवेग की स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा p से ले रहे हैं, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4π, यही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब यदि डेल्टा x कम है अर्थात कण की स्थिति में यथार्थता ज़्यादा यथार्थता के साथ मापा गया है, यानी कि कण की स्थिति में जो अशुद्धि है वो बहुत कम है, तो डेल्टा p का मान अधिक हो जाएगा। अर्थात कण के संवेग में वेग में अधिक अनिश्चितता होगी, यानी कि अगर डेल्टा x का मान कम है तो डेल्टा p का मान ज़्यादा हो जाएगा, और डेल्टा p का मान कम है तो डेल्टा x का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि p इक्वल टू जो संवेग होता है वो mv के बराबर होता है, तो डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा p में डेल्टा p का मान m इंटू डेल्टा v यहाँ पे रखने पर तो डेल्टा x इक्वल टू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर और इक्वल टू h/4π, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर इक्वल टू h/4π m आ जाएगा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का। अब इस सिद्धांत के आधार पर
हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर सर्कुलर कक्षाओं के अंदर, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर लगातार घूमता रहता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर इस नियम के आधार पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर नहीं होता है, वो चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर घूमता रहता है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से हम डेल्टा वी का मान निकाल सकते हैं एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। तो सब की वैल्यू रख सकते हैं। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और पाई का मान 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 और डेल्टा एक्स जो होता है वो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो इससे जो डेल्टा वी निकल के आता है 5.79 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड निकल के आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेग से बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतना संभव नहीं है। और जो हाइड्रोजन का सिद्धांत है ये केवल छोटे पिंड जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के ऊपर लागू होता है और बड़े पिंडों पे, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो बड़े पिंड होते हैं उनके ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। एक गोल गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा गति 45 मीटर प्रति सेकंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखें कि गति के अंदर जो यथार्थता दी है वो 2% मापन दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हम गेंद का वेग निकाल लेंगे, यानी कि गेंद का वेग कितना दिया हुआ है 45 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम 2% यथार्थता के आधार पर गेंद का वेग निकालेंगे। तो 45 गुणा 2/100, यानी कि जो 2% यथार्थता के आधार पर गेंद का वेग है वो 0.9 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें सूत्र हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हमें सभी वैल्यू दी हुई है। वी का मान दिया हुआ है 0.9 मीटर प्रति सेकंड, एम किलोग्राम में निकाल लेंगे 0.04 किलोग्राम और एच प्लांक नियतांक का मान हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर मान रख देते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे 4 गुणा 3.14 गुणा 0.04 गुणा 0.9। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1.464 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर आता है। यानी कि स्थिति में जो अनिश्चितता है वो हमारी ये वाला आंसर है डेल्टा एक्स। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यू रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करें यदि यह 1 गुणा 10 की घात माइनस 12 मीटर लंबाई के रेखीय क्षेत्र में विचरित हो। यानी कि वही सूत्र हमें लगाना है, इलेक्ट्रॉन के संवेग डेल्टा पी का मान ज्ञात करना है। तो x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। डेल्टा पी इक्वल टू एच 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे 4 गुणा 3.14 गुणा 1 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो 5.27 गुणा 10 की घात माइनस 23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, उनको इसका लाभ मिल सके। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।